मैं शहरोज़ कमर फॉलोअप के बदकही में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस कहानी का नायक एक छोटा सा बच्चा है जो भोजपुर में जिसका जन्म होता है, भिखारी ठाकुर का वो इलाका। उसके बाद वो लंदन की उस गलियों में विचरण करता है जो शेक्सपियर के नाम से जानी जाती है और मशहूर है। वो नायक बक्सर से पटना, पटना से रांची, रांची से कराची, कराची से दिल्ली, दिल्ली से लंदन होता हुआ लखनऊ और लखनऊ से फिर रांची लौटा है अपने उस शहर में जहाँ कभी वो पढ़ा करता था। हज़ारीबाग जिला में एक ऐतिहासिक किसानों के समर्थन में एक रैली आयोजन किया गया है, ट्रैक्टर रैली। मैं चाहती हूँ कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और किसानों का आवाज़ बुलंद। तो हमारे साथ हैं फ्रैंक खुजूर, अंग्रेज़ी का जाना माना नाम, एक ऐसा राइटर जिसने सिर्फ सियासत पर ही नहीं लिखा, समाज पर ही नहीं लिखा, खेल की ऐसी शख्सियत पर लिखा जो एक देश का प्रधानमंत्री बना। ये सारी कहानी बताएंगे फ्रैंक खुजूर। फ्रैंक खुजूर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है फॉलोअप में। थैंक यू वेरी मच सरोज भाई। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं रांची में और आपके साथ गुफ्तगू में आज आपके साथ हूँ। तो मैं ये कहानी बता रहा था, उसके हीरो आप हैं फ्रैंक भाई। शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो कहानी आप खुद बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे होती है, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, बक्सर इसको बर्थ प्लेस कह सकते हैं जी। तो बर्थ बक्सर के पास एक छोटा सा विलेज है नंदन जी। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और जो शुरुआती जो तालीम है एलिमेंट्री एजुकेशन की स्कूल की वो पटना में हुई। तो 10वीं तक मैं पटना में रहा जी, 92 तक। और फादर चूँकि पुलिस सर्विस में रहे तो वो काफ़ी जगहों पे उन्होंने अपनी सेवा दी बिहार गवर्नमेंट को, लेकिन उनका मेरे एजुकेशन को लेके हमेशा एक बहुत ही डीप अटैचमेंट रहा, कंसर्न रहा और उन्होंने इनकरेज किया अंग्रेज़ी पे कमांड करने के लिए जी। तो उनका एक बड़ा रोल रहा कि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो इंटरनेशनली। लेकिन बड़ा मुझे ताजुब है कि पुलिस विभाग में आपके पिता थे, वो दबंगई आपके पास नहीं आई, वो संवेदनाएं कहाँ से आ जाती हैं? ये सही बात है। वो अक्सर खुद कहा करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो या तो एजुकेशनली वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं या कुछ बन जाते हैं। तो मेरे अंदर जो भी एक सॉफ्टनेस रही उसका उसकी जो मेन वजह रही वो शायद मेरी मदर की तरफ से रही और बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया। बहुत छोटा बच्चा था। हाँ, आप बहुत छोटे से थे, 6 माह के थे आप। जी जी जी। उनकी तो फिर वो ममता आपको कहाँ से मिली? तो वो जो एब्सेंस जो मैंने फील किया, जो वैकेंसी एक मदरली अफेक्शन की जी, उसने मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव चाइल्ड बना दिया। बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करने वाला बच्चा कहूँगा अपने आप। और संकट का सामना करने वाला, जी, मुसीबतों को झेलने वाला, जी जी, उससे आगे बढ़ने वाला। तो फादर की दूसरी मैरिज होती है तो उनकी जो सिचुएशन है वो तो कपलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो एक जो वॉइड जो क्रिएट होता है एक चाइल्ड के जर्नी में उस चीज़ को मैंने ज़रूर महसूस किया और शायद हर किसी के साथ ऐसा होता आया है जिन्होंने अपनी मदर को लूज़ किया हो। अच्छा, आपने इंग्लिश में आपका लेखन रहा है और हर लेखक के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी शुरुआत जो है, लेखन का आगाज़ जो है वो कविता से करता है। जी। तो क्या आपने भी कविताएं की पहले? बिल्कुल सही। मेरी पूरी राइटिंग की जो बिगिनिंग जो है, इंसेप्शन है, वो पोइट्री से ही हुई और मैं ऑलमोस्ट 8th क्लास 9th क्लास। तो क्या वो प्रेम कविताएं होती थी? जी। या माँ की याद में होती थी? वो जो लव एंड अफेक्शन की जो फीलिंग्स रही, वो इमोशन जो रही उसमें
उस वैकेंसी को ही मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करता रहा। और अंग्रेज़ी में मैंने जो पोइट्री लिखी, शुरुआती पोइट्रीज मेरी जो हैं वो ऑलमोस्ट 20-25 जो नज़में अंग्रेज़ी में, उसकी टाइटल रिमेम्बरिंग हर होती है। क्या बात। तो हर जो है वो एक ऐसे मेरे इमेजिनेशन में एक ऐसी सर्च है उस कैरेक्टर की, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लव की और अफेक्शन की। क्या आपको उस समय फैज़ की याद आती है कि किड्स की याद आती है? हाँ, किड्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, अंग्रेज़ी में पढ़ता था। अच्छा। ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, वर्ड्सवर्थ को स्कूल में पढ़ा तो वर्ड्सवर्थ को और भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते थे। फैज़ ऑफ कोर्स जैसे जैसे बड़ा होता गया, मजाज हाँ, लेकिन फैज़ का असर उर्दू नज़मों में मैंने और अंग्रेज़ी में, उसके अलावा जो जितने भी अंग्रेज़ी के पोइट्स हैं, शेक्सपियर ऑफ कोर्स वो टेक्स्ट बुक में थे, तो उनके सारे ड्रामों को पढ़ के और भी ज़्यादा मेरे अंदर वो एक टर्मोइल, वो एक एजिटेशन। तो लेकिन आप कविताएं कर रहे हैं, पोइट्री करते हैं अंग्रेज़ी में, फिर अचानक आप खेल की तरफ जाते हैं और इमरान पर किताब लिखते हैं, ऐसा क्यों? मतलब इमरान ही क्यों आपको दिखा कि उस पर किताब लिखी जाए? क्रिकेट की जो मैडनेस थी वो स्कूल डेज़ में क्रिकेट खेलने के साथ साथ आती रही, और मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक इतना बड़ा एक्सीडेंट है मेरी लाइफ का कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो आसपास के जो मेरे नेबरहुड प्लेयर्स और जो फ्रेंड्स थे वो मुझे इमरान इमरान कहने लगे थे। शायद मैं बचपन में थोड़ा रिजेंबल करता हूँ, और टेलीविज़न पे इमरान एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। अच्छा। और ऑलराउंडर तो थे ही। आप क्रिकेट खेलते थे? जी। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, ऑलराउंडर था मैं भी लेकिन बस वो एमेच्योर लेवल पे ही था, प्रोफेशनल पोजीशन नहीं आ सका। तो जैसे जैसे मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी, खेल और खिलाड़ी और अखबारों में जिस तरीके से मैं बहुत रिलीजियस रीडिंग करता था, स्पोर्ट्स के पेज को, पॉलिटिक्स के पेज को, वो हैबिट भी मुझे इनकलकेट की गई मेरे अंदर बाय माय फादर। तो इमरान को लेके एक फैसिनेशन इसलिए भी हुआ कि एक ऐसा क्रिकेटर हमारे सामने था उस दौर में साउथ एशिया में, जो सिर्फ खेल के मैदान में ही एक्टिव नहीं था। वो टेलीविज़न स्क्रीन के बाहर की जो खबरें होती थी, वो अपनी मदर जो कैंसर से उनकी डेथ हो गई, शौकत खानम की, ये तो बहुत बात की बात है। तो वो जो उनकी एक्स्ट्रा क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ थी, वो ग्लैमर के चलते खबरों में होना या फिर चैरिटी के चलते होना, और मैं देखता था कि वो शख्स उस वक्त अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट वो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पे भी उनके स्टेटमेंट्स आया करते थे। तो जैसे जैसे मैं समझने लगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, तो एक बहुत ही यूनिक अनटोल्ड स्टोरी, शायद यही नाम है, जो बेस्ट सेलर रही है आपकी, इमरान वर्सेस इमरान द अनटोल्ड स्टोरी। और दूसरी किताब भी फिर आई है आपकी इमरान पर ही। दूसरी जो है वो ई बुक है, द फाइटर। अच्छा। तो इसमें पॉलिटिक्स है या खेल है, या खेल की पॉलिटिक्स है? हाँ, जब मेरी उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो स्क्रीन पे जिसको देख के मैं बड़ा हुआ जी, और प्रोफेशनली मैं राइटिंग के करियर में आ गया हूँ, जर्नलिज्म में, तो वो शख्स अगर मेरे सामने कभी होगा तो क्या हो सकता है उसका अंजाम। और वो पॉलिटिक्स में उस वक्त आ चुके थे, 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, साल 2006 की बात है, 15 साल हो गए। तो वो इस बात से हैरान थे जब जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू हो रही है, जिस तरीके से मैं उनसे बातें कर रहा था बैक एंड फोर्थ, और उनके क्रिकेट की लाइफ को जिस तरीके से मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था, वो काउंटी क्रिकेट का दौर हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का दौर हो। उनसे मिलना भी हुआ होगा, आपके कई टूर हुए होंगे इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के। जी वो किताब, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे पॉलिटिकल बायोग्राफी अटेम्प्ट करनी है आपको लेके, क्योंकि मैंने आपको अपनी आंखों से क्रिकेट खेलते सिर्फ टेलीविज़न पे ही देखा है, स्टेडियम में देख नहीं पाया। उस वक्त मैं काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा बच्चा।
तो ही वॉज़ वेरी सरप्राइज। उन्होंने कहा कि एक इंडियन राइटर है, यंग राइटर है, जिसको मेरी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, जबकि हमारे ही मुल्क में हमारी पॉलिटिक्स को हमारी ही कम्युनिटी जो है मीडिया की या फिर सिविल सोसाइटी की वो सीरियस नहीं लेती है। तो ही वॉज फाइनली कन्विंस्ड। तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू कैन ट्रैवल टू पाकिस्तान ओनली देन आई कैन टॉक टू यू, बिकॉज हियर इन दिस कंट्री तो आई एम हियर फॉर फ्यू डेज। नहीं, हमारा सवाल था फ्रैंक साहब कि सिर्फ इमरान ही क्यों, वो उसका जवाब पूरी तरह लगभग नहीं हो पाया है। वो वही मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसके अंदर मैंने देखा कि वो एक गावस्कर थे, प्ले बॉय, सचिन थे, हाँ, वो एक प्ले बॉय भी है, एक फिलंथ्रोपिस्ट भी है और एक बहुत ही मेजर्ड स्टेट्समैन की तरह वो बात करने वाला पॉलिटिक्स पे एक कैरेक्टर है। अच्छा। तो जितने सेट्स दिखे मुझे फॉर ए राइटर, जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि इससे बेहतर शायद कोई और कैरेक्टर नहीं है जिसको मैं बचपन से लाइक ए स्टूडेंट ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम्स फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं जस्टिस कर सकता हूँ उसके लिटरेचर, उसकी जर्नी के साथ। अच्छा, इमरान के बाद खेल की बात होगी, सियासत की बात हो गई, सोशल एक्टिविज़म की बात हो गई, उसके बाद आप बिल्कुल एकदम अपोजिट चले आते हैं, वो जिस्म से रूह का सफ़र या रूह से जिस्म का सफ़र, सोहा नाम की किताब आपकी आती है। हाँ, सोहो आती है, और वो पोर्न पर होती है। तो ये बिल्कुल अजब सा नहीं लगता, अजूबा सा नहीं लगता आपको? वो मेरा संस्मरण है। सोहो अच्छा, एडल्ट एंटरटेनमेंट का सेंटर है, सेंट्रल लंदन में है, बहुत पुराना इलाका है। तो ये भी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ ही है कि लंदन में उन गलियों में मुझे वक्त गुजारने का मौका लगा। और जो चीज़ मैंने देखी, जो वहाँ पॉर्न स्टूडियोज़ हैं, जो मॉडल स्टूडियोज़ हैं, जो क्लब्स हैं, जो कल्चर है, डिफरेंट नेशनलिटीज़ की जो पार्टिसिपेशन है एडल्ट एंटरटेनमेंट में, और जो लोकल लंदनर्स और ब्रिटिश सिविल सोसाइटी के जिस तरीके से उनके प्रति नज़रिया है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स एंड मेंटर्स ने इनकरेज किया कि जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, व्हाई डोंट यू पेन इट डाउन। तो एक डायरी फॉर्मेट में मैंने कोशिश की लिखने की, और उस वक्त हंस के संपादक और मशहूर फिक्शन राइटर राजेंद्र यादव साहब, तो उन्होंने उसे 2 पार्ट में हंस में छापा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने। फिर उसके बाद फिर आप मुलायम सिंह पर आ जाते हैं, उनके साहबजादे अखिलेश तक पहुंचते हैं, इसकी क्या वजह रहती है? इमरान वर्सेस इमरान द अनटोल्ड स्टोरी के बाद मैं दूसरे बायोग्राफिकल सब्जेक्ट की तलाश में था। अच्छा। और उसी बीच में जब भारतीय राजनीति पे बात इमरान खान से हुई उस किताब के हवाले में, तो उन्होंने 3 कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। एक तो वीपी सिंह को वो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम मंडल कमीशन को लेके उनका नज़रिया था कि उन्होंने भारत की पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिल्कुल बदल सा दिया, और उनके उस ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स के चलते नॉर्थ इंडिया में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, बहन मायावती, कांशीराम, इन कैरेक्टर, इन प्रोटैगनिस्ट का इमर्जेंस हुआ, जिससे कि यहाँ की जो एनटीआर है, जयललिता है, जी तो नॉर्थ इंडिया में जो साइलेंट रिवॉल्यूशन, वो साउथ में थे जी, नॉर्थ इंडिया के जो साइलेंट रिवॉल्यूशंस पे जब वो बात कर रहे थे, तो तब मुझे एहसास हुआ कि एक बंदा अक्रॉस द बॉर्डर बैठा है और उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ के डाउन रोड इंस्ट्रक्शंस के उन आइकन्स को लेके ऐसी है। तो वो इत्तेफाक ही है कि मुझे लगा किताब आई आपकी आने वाली है जी। मुलायम सिंह यादव पर किताब लिखने के लिए ही मैं नॉर्थ इंडिया में आया। अखिलेश जी से मुलाकात हुई, उन्होंने इनकरेज किया कि एक वेल रिसर्च लिटरेचर की ज़रूरत तो है। फिर आपने मैगजीन की शुरुआत आप करते हैं जी, ये शायद 2015 की बात जी। द सोशलिस्ट नेताजी किताब का नाम है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वेटिंग फॉर द फाइनल जी। सोशलिस्ट फैक्टर जो पत्रिका है उसको 2015 में ऑफ कोर्स हमने जून में लॉन्च किया, एंड आई कुड डू इट ओनली विद द वेरी गुड सपोर्ट ऑफ एक संस्कृत मुहावरा है फ्रैंक हुजूर, स्वांता सुखाए। तो जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं सोशलिस्ट फैक्टर निकालते हैं, तो वो किसके लिए निकालते हैं फिर आप? क्या वही स्वांता सुखाए कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए?
अब चूँकि अंग्रेज़ी अच्छा, अंग्रेज़ी में आप फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हुई मेरे लिए प्रोफेशनली। अच्छा। और नॉर्थ इंडिया में ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही प्रीमियर टूल ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम तो नहीं है, लिंक लैंग्वेज ही है। और इसलिए भी अंग्रेज़ी में डिस्कोर्स की ज़रूरत है समाजवाद को लेकर, सोशलिज्म को लेकर, क्योंकि भारत की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं या पब्लिकेशंस हैं, वहाँ पे सोशलिज्म को लेके एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव, एक ऐसी स्टीरियोटाइप और एक ऐसा इमेज कास्टिंग किया गया यहाँ के लीडर्स जो हैं। तो मुझे और भी ज़्यादा ये पूरी पॉलिटिक्स जो है या सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है, पूरा ड्रामेटिकल नहीं लगती आपको? ड्रामेटिकल नहीं लगती आपको, नाटकीय नहीं लगती आपको आज? ड्रामा तो है ही पॉलिटिक्स में, तो मुझे लगता है क्या सोशलिज्म आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बचा हुआ है? जो लोहिया का था, कृपलानी का था, मधुलिमे के दौर की बात थी, अब क्या हुआ? आप लालू या मुलायम या अखिलेश या तेजस्वी यादव तक आप पाते हैं उसे? या आप झारखंड की बात करें, शिबू सोरेन है या हमारे अभी सीएम हैं हेमंत सोरेन है। जी जी। तो देखिए, उस दौर की जो राजनीति थी उसमें कांग्रेस के खिलाफ सोशलिस्ट ब्लॉक की जो भूमिका थी, नेहरूवियन सोशलिज्म पे काउंटर में जो एक उन्होंने नैरेटिव तैयार किया, वो उस दौर की ज़रूरत थी। इमरजेंसी अथॉरिटेरियनिज्म जो इंदिरा गांधी के पीरियड की थी। लेकिन उस दौर में आज जो भाजपा है वो जनसंघ के रूप में समाजवादियों के साथ मिलकर कांग्रेस की तानाशाही से लड़ रही थी। तो लोहिया और जेपी या चार्ज नरेंद्र देव, लिमे, उस वक्त की उनकी जो राजनीति थी वो तो बिल्कुल सही है। लोहिया ने उस दौर में पिछड़ा पावे स्वामी साठ, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, इन लोगों ने जिस तरह से गोलबंदी की, जो सबसे एक्चुअल बैटल थी सोशल जस्टिस और डाइवर्सिटी की, उस पर जब मंदिर का आंदोलन शुरू होता है 90 के दौर में, इसको कांग्रेस ने ही उस मुकाम तक पहुंचाया कि आज भाजपा 2 से यहाँ तक नहीं। ये आरोप सोशलिस्टों पर लगता है कि इमरजेंसी का जो दौर है, उसके बाद जो राइटिस्ट पार्टियां हैं, रिएक्शनिस्ट के साथ, सोशलिस्ट को आजकल रिएक्शनिस्ट कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी कहा जा रहा है, वो मिल जाती है ना। फिर भाजपा सत्ता में आती है, यानी कि तब भाजपा नहीं होती है, वो जनसंघ होता है। और फिर बाद में जब भाजपा आती है, तब भी जो सोशलिस्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, वीपी सिंह होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। वो उस दौर की एक नेसेसिटी थी। अच्छा। और उस दौर के उस फेज़ के बाद जो पोस्ट 90 की जो राजनीति है, उसमें जो भी डिस्कोर्स समाजवाद को लेके रीजनल फोर्सेस ने क्रिएट किए हैं, उसमें थोड़ी बहुत किसी न किसी रूप में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का हिंदुत्व का जो जगरनॉट हुआ है, जो बहुत ही, तो उसमें समाजवादियों के योगदान आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, आशय ये है मेरा दरअसल। नहीं, मेरी नज़र में समाजवादियों की कोई उसमें मदद करने वाली रोल नहीं है। क्योंकि उसी समाजवादी मुलायम सिंह ने उसी बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए अपने संवैधानिक मूल्यों का और अधिकारों का कंप्लीट यूज़ किया और उसे नहीं गिरने दिया। बाद के दौर में जिस कॉकटेल को लेके, जिस सिंबल को लेके बीजेपी सड़कों पे आई और सत्ता प्रतिष्ठानों पे कब्जा किया है, उससे लड़ने में समाजवादियों को अपने जो डिस्कोर्स हैं और अपने जो सिंबल्स हैं, उन्हें दोबारा से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जो कमियां हुई हैं वो इसलिए भी हुई हैं कि एक जनरेशन ऑफ लीडरशिप वो साइडलाइन हो गई उम्र के तकाजे के साथ। लालू जी के साथ क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो जो न्यू जनरेशन ऑफ सोशलिस्ट हैं, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, हेमंत सोरेन। आपने मुलायम की बात की, आपने लालू की बात की, और अब हम लोग नाटकीयता की भी बात कर रहे थे, ड्रामा की बात कर रहे थे, तो इस पर आपकी किताब याद आती है जिस पर प्रतिबंध लगा था, और कहा जाता है उसमें एल के आडवाणी भी आते हैं कैरेक्टर। हिटलर, उसकी क्या कहानी है? हिटलर इन लव विथ मैडोना हिंदू कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, जिसको 98 में जो फ्रेंड्स थे क्रिएटिव, उन सब ने डिसीजन लिया कि मैं एक ओरिजिनल प्ले लिखूंगा। ये मेरी
डिस्क्रिप्शन होगी या इमेजिनरी पावर होगी कि मैं क्या लिखूं। तो मेरे जहन में जुलाई होगा, 98 का जुलाई न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका था मई में। तो अचानक आया हिटलर इन लव विद मैडोना। ये दोनों दो कैरेक्टर, दो फेस के कैरेक्टर हैं। वन इज स्टिल अलाइव मैडोना एंड ही इज ऑलरेडी डेड। मैडोना इज बॉर्न आफ्टर हिटलर वाज गॉन। तो मैंने इन दो कैरेक्टर्स के मीडियम से एक पॉलिटिक्स की और लव की एक ऐसी फैंटेसी बुनी और लव एंड पीस का ही मैसेज दिया। उस हिटलर जिसको हम क्रुएल्टी का सिंबल कहते हैं, डिक्टेटरशिप और बैडनेस का, उनकी लाइफ में मैं मैडोना जो सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड लव है, इमोशन, उनको ले आता हूँ और उस हिटलर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। क्योंकि मैडोना एक कंडीशन है कि मैं तुम्हारे लव के प्रपोजल को तभी एक्सेप्ट करूँगी जब तुम कंसंट्रेशन कैंप बंद कर दोगे, यहूदियों को नहीं मारोगे, जब तुम फाइनल सॉल्यूशन प्रोग्राम नहीं चलाओगे, तुम वॉर नहीं करोगे, किसी और कंट्री को ऑक्यूपाई नहीं करोगे। और वही हिटलर इस नाटक में हमारे बिल्कुल तैयार हो जाता है। और उसके इस एक्सेप्टेंस के बाद पूरी जर्मनी में और बर्लिन में और उसी नाजी पार्टी में, मशीनरी में उसके खिलाफ बगावत हो जाती है। और वही हिटलर आखिर में अपने ही एसोसिएट्स और असिस्टेंट्स जो हैं, गोरिंग हैं, हिमलर हैं, एंड्रिक हैं, उनके थ्रू मारा जाता है और मैडोना रो रही होती है। तो मैंने मैसेज दिया। लेकिन भारत की राजनीति में एक एक्ट में मैंने LK आडवाणी और लालू प्रसाद यादव इन दो कैरेक्टर्स को उनके दरबार में पेश किया। आडवाणी साहब का कैरेक्टर लाल हरी है जो हिटलर से गुहार लगा रहा है कि हमारे यहाँ रामराज जलाना है, हमें मदद करें। और लालू साहब का कैरेक्टर लाल बिहारी है जो लाल हरी से उसी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं कि नहीं, इनका रामराज से भारत की जनता का कोई वेलफेयर नहीं होना है, हमें सोशल जस्टिस की रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। और मुसलमान यहूदी है, ऐसा भाजपा RSS की जो भी नैरेटिव है उसको वो सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म से काट रहे हैं। तो वो कंट्रोवर्सी की सीट बन गई, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई और उसको उस वक्त रोक दिया गया। अच्छा, अब पिछले दिनों आपसे बात हुई थी, आप रांची आए थे और मुझे लगता है फरवरी की ही बात है। तो आपने बताया था कि आप शिबू सोरेन यहाँ के दिशोम गुरु कहे जाते हैं झारखंड की पॉलिटिक्स में, और झारखंड को बनाने में बहुत बड़ा भूमिका रही उनकी, बहुत बड़ी। तो उस पर आपका किताब लिखने का इरादा है, तो वो क्या है और कहाँ तक पहुँचा है? जी, दिशोम गुरु शिबू सोरेन साहब, मैं मानता हूँ कि एक रिवॉल्यूशनरी फिगर है यहाँ की पॉलिटिक्स में, और झारखंड के स्टेटहुड में उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। तब मैं यहाँ पढ़ा करता था सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो सड़कों पे यूँ ही रोज़ प्रोटेस्ट होते थे और मैं साइकिलिंग करता था कॉलेज तक जाने के लिए यहाँ अशोकनगर से। तो उनको दिखता था कि वहाँ हैंडकफ होकर पुलिस ले जा रही है। और हेमंत सोरेन उनके इनहेरिटर या हेरिटर कहेंगे, सक्सेसर हैं, यंग हैं और डायनेमिक। तो मुझे लगा कि इशू भी बेस्ड किया था ना। जी, कवर स्टोरी। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ पे बैक कर सकूँ रांची और झारखंड की राजनीति को, कर्ज जो है चुकता कर सकूँ जी, तो अगर ये लिटरेचर में मुझे जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, तो एक बेहतरीन स्टोरी जो है दुनिया के सामने आ सकती है झारखंड मूवमेंट की और इनके रोल की। अच्छा, आपकी कंटेम्प्रोरी फ्रेंड के चेतन भगत हैं, अनुधति राय है, तो दोनों में क्या मूल फ़र्क क्या समझते हैं आप दोनों में? या उनसे कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं आप या नहीं है? देखिए, चेतन भगत साहब का जहाँ तक सवाल है, उनकी जो लिटरेचर है वो एक तरीके से पॉपकॉर्न फिक्शन है, जिसे कि फिर ये तो आपके सोहो पर भी ये आरोप लग सकता है। सोहो तो मेरा मेमोयर है। अच्छा। और सोहो की दुनिया को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इनलाइटनमेंट रीडर्स के माइंड में ज़्यादा होगा। अच्छा। भगत साहब की किताबों से मैंने समाज में, खासकर उन्होंने यूथ स्केप को ज़्यादा मेंटली डोमिनेट किया। उनके हाथों में उनकी सस्ती किताबें हर जगह दिखी सीसीडी स्टाइल में। लेकिन उस यूथ को वो किस तरीके से मोटिवेट कर पाया फिक्शन कि आज वो बीजेपी के हेट और पॉइजन पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा है, भगत सिंह। और वो चेतन भगत खुद इंडोर्स करते रहे हैं उस आइडियोलॉजी को, जिससे कि सोसाइटी में
अरुंधति रॉय को मैं माइलस्टोन मानूंगा इंडियन लिटरेचर में, खासकर उनकी पहली ही किताब जो थी जिससे उन्हें बुकर भी मिला, स्मॉल थिंग्स, और जिस तरीके की उन्होंने राइटिंग की है और सोशल कल्चरल पॉलिटिकल कॉज को जिस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्ट किया है स्टेज पर और अपने पेजेस में, लिटरेचर में, वो अपने आप में एक बहुत ही मैग्निफिसेंट क्रूसेड की तरह है उनका लिटरेचर। और अगर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस देश में हैं तो अरुंधति है, तो उस तरीके से मैं उनको मानता हूँ और ऑलमोस्ट मैं उनको एक हीरोइन की तरह एडमायर करता हूँ। शी इज़ अ रियल क्वीन। अगर वो हीरोइन है तो हिंदी में राजेंद्र यादव हीरो माना जाता रहा है और आप बहुत करीब रहे राजेंद्र यादव के। राजेंद्र यादव वो शख्सियत रही जिसने प्रेमचंद ने जो हंस पत्रिका की शुरुआत की थी उसको नए सिरे से 80 के दशक में वो लेकर सामने आते हैं और आप बहुत करीब रहे उनके और आप उन्हें वाल्टियर कहते हैं। तो वाल्टियर किस माने में आप राजेंद्र यादव को कहने लगे? और जब राजेंद्र यादव को वाल्टियर आप कहते हो और आप उनके बहुत करीब रहे तो आपने हिंदी की ओर लिखने की शुरुआत क्यों ना की? क्यों ना मन किया कि मैं हिंदी में भी लिखूं? दोनों सवाल। ये तो राजेंद्र जी का ही इन्फ्लुएंस है कि मैंने शुरू के कुछ हिंदी में लिखे, मैं तो बिल्कुल अंग्रेजी का ऐसा रहा मेरे साथ। तो मैंने अटेम्प्ट किया उसको, वो नहीं उस तरीके की हिंदी नहीं है, वो ईडियम एक अलग सा हिंदी उर्दू अंग्रेजी का मिक्स हो जाता है। हिंदुस्तानी है वो। राजेंद्र जी की जो एडिटोरियल की जो कलेक्शन जो मैंने पढ़नी शुरू की या फिर उनकी कुछ जो फिक्शन मैंने पढ़ी, जैसे सिंह वाहिनी जो स्टोरी है कहते हैं इंदिरा गांधी पे बेस्ड है, एक लिमिटलेस एम्बिशन वाली एक औरत, तो उनके एडिटोरियल्स को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद इसे अगर हमारा यूथ पढ़ता है, हमारी सोसाइटी पढ़ती है, तो वो अपने आप को उसी तरीके से सामाजिक रूप से अपलिफ्ट कर सकती है, सांस्कृतिक रूप से। इस तरीके से उसको इस तरह की रिडेम्पशन या साल्वेशन की उम्मीद रिलीजियस किताबों से होती है। तो आज के भारतीय समाज के जितने भी पैराडॉक्स और जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं, खासकर औरतों को लेके जो जेंडर जिहाद, जेंडर जस्टिस की बात, दलितों को लेके, पिछड़ों को लेके, आदिवासियों को लेके, ये जो विमर्श जो डिस्कोर्स इस तरीके से उन्होंने सेट किया इस एजेंडे को, वो इतनी जागृति का काम किया है, कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। तो तेरी मेरी बात, कांटों की बात, उनकी जो संपादकीय का कलेक्शन, ये कहा था मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, हाँ वो उनकी मेमोयर है, तो उसमें मुझे लगा कि शायद बोलते हैं की तरह। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल सवाल है फ्रैंक, कि आप मनोज कुमार, आप मनोज खान, फिर फ्रैंक हुजूर तक का सफ़र कैसे और क्यों हुआ? ये आखिरी सवाल है आपकी। फैमिली गिवन नेम, फादर नेम मनोज कुमार दिया, और जब पोइट्री लिखने लगा और छपने लगी तो मैंने तकल्लुफ़ में खान जोड़ लिया। अच्छा। और हिटलर लोहित मैडोना उसी नाम से लिखा, पहली वर्जिन लिटरेचर है वो फिक्शन में पोइट्री के बाद। तो कंट्रोवर्सीज हुई, फिर मुझे लगा कि आई हैव टू रीकास्ट माई सेल्फ, री इन्वेंट माई सेल्फ। सो एट ए वेरी यंग एज आई डिसाइडेड कि आई विल एज्यूम अ वेरी डिफरेंट एंड न्यूट्रल नेम, जिसमें कि भारतीय सोसाइटी की जो आइडेंटिटेरियन जो रूट्स हैं वो नज़र ना आने चाहिए, जिससे कि आप कंपार्टमेंटलाइज ना हो जाएं किसी जाति के खेचे में या किसी धर्म के खेचे में। तो इट्स इंटायरली रिलीजन एंड कास्ट न्यूट्रल। नहीं तो इससे भी फिर तो वो भान तो होता ही है कि कहीं आप एंग्लो इंडियन तो नहीं है। ऐसा तो ये एनआरआई तो नहीं है, परसेप्शन की बात है। अच्छा। और मुझे लगता है कि 18 साल की उम्र के बाद मैं अक्सर कहता रहा, जब उस दौर में हिंदू कॉलेज में रहते हुए मैंने एक पत्रिका लॉन्च की, उसको एडिट करता था मैं, यूटोपिया टाइटल थी। अच्छा। तो हमने कहा कि जब 18 साल की उम्र में वोट देते हैं, डेस्टिनी डिसाइड करते हैं पॉलिटिकल फिगर्स की, तो हम कमेंट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो मैं कहता हूँ कि यूथ को जो है, अच्छा, किताबों के अलावा आपको बिल्लियों से मोहब्बत कैसी हुई?
मतलब आपके घर में 40 बिल्लियाँ 32 बिल्लियाँ कितनी बिल्लियाँ रहती वो हैं? भी एक एक्सीडेंट है मेरी लाइफ का, नेचर की तरफ से एक बिल्ली हमारे जो पार्टनर है, हमारी बेटर हाफ, हमारी कांस्टेंट कंपेनियन फरमीना मुक्ता सिंह, मुंबई में टेलीविज़न एक्ट्रेस, जी। तो वहाँ एक बिल्ली आती है अचानक, वो भागती नहीं है, हमने बहुत कोशिश की उसे भगाने की, वो प्रेग्नेंट होती है, 3 किटेंस होते हैं, उसी से ये फैमिली बढ़ते बढ़ते हम लोग उसको अपने बच्चे की तरह केयर करते आए। और एक तरीके से मैं वो जो एक्सपीरियंस है उस पर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिविंग विद कैट्स। तो कैट केयर, कैट स्टाइल, कैट केयर सोसाइटी और कैट लाइफ, वो एक बहुत ही इट्स वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एक ऐसे इनोसेंट क्रिएचर को जिसको भारतीय समाज में बुरा मानते हैं और ऐसा लोग कहते हैं कि रास्ता काट दिया, वो काट दिया, तो वो सुपरस्टिशन है, उस चीज़ को भी महसूस करता हूँ कि एक जो मासूम बेजुबान जानवर है उसके प्रति समाज में इस तरीके की फीलिंग कैसे हो सकती है। यू लाइक डॉग, यू डोंट लाइक कैट, व्हाई? व्हाट इज़ द डिफरेंस? बोथ बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, और कैट्स तो टीनेजर है इस एनिमल किंगडम की। चलिए, फ्रैंक हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्रैंक हुजूर थे, इंग्लिश के बड़े राइटर, कभी पोइट्री इन्होंने की, और ऐसे दौर में जब इंसान से ही नफ़रत की जा रही है, ये बिल्ली से भी मोहब्बत करते हैं। इनके घर में 40 बिल्लियाँ हैं करीब करीब। तो बदकही का ये एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फॉलोअप को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हज़ारीबाग जिला में एक ऐतिहासिक किसानों के समर्थन में एक रैली आयोजन किया गया है, ट्रैक्टर रैली। मैं चाहती हूँ कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और किसानों का आवाज़ बुलंद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in